नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की जो एमसीक्यू सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिए, पृथ्वी की उपसौर स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि पेरीहीलियन पोजीशन ऑफ अर्थ। तो देखिए, पेरीहीलियन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक, और कोई भी जैसे प्लैनेट है ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो जैसे ये एक डिस्टेंस है, दूसरी एक ये डिस्टेंस होगी, तो मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस थोड़ी ये वाली कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो जो कम वाली पोजीशन है ना, न्यूनतम पोजीशन, जैसे यहाँ पे प्लैनेट है, अब ये सन है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसको ही पेरीहीलियन बोलते हैं। और जो ज़्यादा वाली पोजीशन होगी जब प्लैनेट यहाँ होगा तो ये होता है एपहीलियन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपसौर। तो अब इस क्वेश्चन के लिए पृथ्वी की उपसौर स्थिति क्या होगी, तो जो पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, पेरीहीलियन। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है जिसकी हाइट होगी 15 से 18 मीटर, तो यह किस देश में आता है। ठीक है, तो जो ऐसे टाइड्स आती हैं ओशन में या सी में, तो सबसे ज़्यादा 15 से 18 मीटर का जो आता है ये कनाडा में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि चंद्रग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स अकर्स, तो ये कब होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जब पूर्णिमा होती है तब। तो ऑप्शन बी वाला जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखिए, अभी पेरीहीलियन की स्थिति जो होती है वो किस दिन होती है, किस डेट को होती है, तो ये 3 जनवरी को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो डी होगा करेक्ट हो जाएगा। अपसौर की स्थिति कब होती है, एपहीलियन। ठीक है, तो जो एपहीलियन होता है ये 4 जुलाई को होता है, ऑप्शन ए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, मतलब कि जो हमारा ऐसे अर्थ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डे इसमें कब होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून। तो ऑप्शन जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। सोलर एक्लिप्स अगर, ठीक है, सूर्य ग्रहण, तो ये होता है कब, अमावस्या। तो ऑप्शन हमारा ए वाला जो है करेक्ट हो गया। उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कि जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला देखिए 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड जो है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नीचे वाले में, तो ये क्या होता है। ठीक, तो ये आपका होता है मकर रेखा। तो ऑप्शन हमारा जो बी है करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय, मतलब कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है, तो उसको अगर हम देखें कह लीजिए लॉन्गिट्यूड में से मापते हैं ना, तो ये होता है ये वाला नहीं होगा, जो नीचे सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। तो ऑप्शन हमारा जो सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जो है वो किस हम कह लीजिए देशांतर को मानेंगे, तो जो 0 डिग्री देशांतर है हमारा, ठीक, इसको मानते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको ही बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि एक अक्ष देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जैसे जैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है ना, तो अगर 1 डिग्री हमको अर्थ को तय करना है तो उसको कितना मिनट लगता है, तो ये डिस्टेंस होती है 4 मिनट। ठीक है, तो अगर आप जैसे टाइम भी निकालते हैं ना कभी ऐसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को लेके, तो वहाँ पे भी 1 डिग्री के लिए हम 4 मिनट का यूज़ करते हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी के नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। ठीक, तो जो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र है इनके बीच का जो हमारा क्षेत्र है ये है अम्बाला। ठीक है, तो यहाँ से दोनों रिवर सिस्टम जो है कह लीजिए डिवाइड होते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, तो अगर आपने मैप देखा है तो इंडस रिवर इनमें से जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। अगला देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम होता है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ठीक है, तो इंडस रिवर जो है हमारा कैलाश पर्वतमाला से निकलती है, मतलब कैलाश रेंजेस से। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने वाले और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो जैसे पहले भी हमने बताया है आपको कि इंडस वाटर ट्रीटी जो
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो उसमें से इन सब पर्पजेस के लिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके लिए भारत को 20% जल की इस्तेमाल करने की अनुमति है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 4 नदियाँ हैं यहाँ पे, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। तो सबसे कह लीजिए हमें लगाना है कैसे, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो सबसे उत्तर में आपका आ गया झेलम, फिर आएगा आपका चिनाब, ठीक, फिर आ गया आपका क्या, रावी, फिर सतलज। ठीक, तो अब ये वाला कहाँ आपको मिल रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जो ऊपर की ये 5-6 नदियाँ हैं ना, ऐसे एक बार, तो सबसे पहले इंडस होती है, ठीक है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास आती है बीच में, और फिर लास्ट में सतलज है। तो ये नदियों का क्रम है, आप इसको याद कर लीजिए, IJCRBS करके एक क्रम होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है, सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो ये होती है सतलज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में आती है, ठीक है, तो सतलज, ऑप्शन ए। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, ठीक है, तो जो इसमें ये नदी है हमारी, ये सतलज है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच जो हिमालय का भाग है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये है पंजाब हिमालय, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, तो जैसे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से देखा करें। तो अब देखिए इनमें से जो हमारी नर्मदा नदी है ये फॉल होती है अरेबियन सी में, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है, मतलब ओरिजिन है, ठीक है, तो वो कहाँ है, तो ये अमरकंटक में है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो है वो प्रवाहित होती है कहाँ से, तो उसका देखिए यहाँ पे अब श्रेणियाँ हैं कुछ पहाड़ियों की, उनके कौन से किसके मध्य बहती है, तो जो सतपुड़ा रेंजेस और विंध्य रेंजेस हैं, इनके मध्य में इसका बहाव होता है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, तो डेल्टा का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे देखिए गोदावरी से होता है, महानदी से भी, कावेरी से, नर्मदा से नहीं होगा, ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तवा नदी किस की सहायक नदी है, ठीक है, तो तवा जो है वो नर्मदा की ही सहायक नदी है, ऑप्शन ए। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, तो जैसे वाटर डिस्प्यूट्स जितने भी रिवर्स के, तो उनके ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, तो जो नर्मदा का जल विवाद न्यायाधिकरण है, तो किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था, ठीक, तो ये इसका जो कह लीजिए बंटवारा है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मतलब कि नदी इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है इन सभी राज्यों में पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो सी वाला है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी या फिर द्रोणी का हिस्सा नहीं है, ठीक, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं कह लीजिए वो स्थित है, तो दोनों नदियों के बीच में जो है हमारा सतपुड़ा रेंज स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं, ठीक, तो सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से, ऑप्शन ए। ओमकारेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबंध है, मतलब कि इसका निर्माण जो है वो किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मतलब साउथ टू नॉर्थ, तो इसमें से सोन नदी जो है ये इस तरीके से प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, ठीक है, तो अब इसमें से गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक, ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, मतलब कि पेनिनसुलर रिवर जो है वो कौन सी है, ठीक है, तो ये है गोदावरी, ऑप्शन बी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा, मतलब बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक है, तो इस वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जानते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि साउदर्न इंडिया की ये गंगा रिवर कौन सी है, ऐसे पूछ लेते, तो वो भी गोदावरी ही है। निम्न में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है, तो इनमें से गोदावरी नदी का ही कैचमेंट एरिया जो है सबसे ज़्यादा होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अच्छा सॉरी बनाती है ना, ये पूछा जा रहा है, ठीक, तो अब एस्चुरीज में से जो बनाएगी आपकी, तो ये ताप्ती रिवर के द्वारा इसका निर्माण होगा, तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो एस्चुरी को ही बोलते हैं क्या, ज्वारनद मुख, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लें, ठीक है,
चलिए अगला देखेंगे, किस नदी का उद्गम जो है वो बैतूल में है, ठीक है। तो बैतूल का उद्गम इनमें से ताप्ती नदी का है, तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ कह लीजिए फ्लो, ठीक। तो जो कोसी नदी है ना, ये ऐसी है कि ये कई बार अपना इसका जो आप देखेंगे पैटर्न ऑफ फ्लोइंग तो काफ़ी ऊपर नीचे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है अपना। चलिए अगला है कि निम्न नदियों में से किस एक का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो अधिकतम है, मतलब कि क्या है, कैचमेंट एरिया मैक्सिमम है। तो कृष्णा नदी इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। तुंगभद्रा एवं भीमा जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक। तो तुंगभद्रा और भीमा जो हैं कृष्णा की हैं। तो घाट प्रभा, माल प्रभा है ना, ये सब नदियां जो हैं कृष्णा की सहायक नदियां हुई। तो अगला देखेंगे, अगला देखिए कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो किस नदी के है, तो ये अलकनंदा जो है इसके किनारे स्थित होगा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम जो है वो अलकनंदा से होता है। तो मान लीजिए अलकनंदा में कौन सी सहायक नदी आके मिल रही है, तो ये होती है आपकी मंदाकिनी। तो ऑप्शन हमारा जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अब महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, ठीक है। तो महानदी को महाभारत काल में बोलते थे महानंदा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है, ठीक है। तो जनापाव नदी जो है ये चंबल नदी का स्रोत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो मतलब ये किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है झेलम की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है, ठीक। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है आप देखते होंगे लद्दाख में, तो वो किस नदी का मुख्य स्रोत है, उसका जो पिघला हुआ पानी है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है डी वाला, नुब्रा, ठीक है। नुब्रा वैली अगर आपने पढ़ा होगा कभी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो महानदी का कोर्स जो है वो आके यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है ओडिशा में। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपकी सोन नदी जो है ये दक्षिण की ओर से आके गंगा में मिलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अनेकों बार ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए। अच्छे से इसको आप रिवाइज करें, सारे नदियों से रिलेटेड फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देख लें और मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।